आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अवाम को लूट रही है बीजेपी की मरकजी हुकूमत, रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने लगाया इल्जाम। ईंधन की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने निकाली साइकिल रैली। स्कूली तालीम की तारीख में पहली बार बिना इम्तिहान के कामयाब हुए तलबा, लेकिन नतीजा देखने से रहे महरूम। बोर्ड की वेबसाइट हुई क्रैश, नतीजे के लिए दिन भर भटकते रहे तलबा व सरपरस्त। और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए करें कुर्बानी, मुफ्ती नासिर कासमी ने की अहले ईमान से अपील। अब खबरें तफसील से। ईंधन की कीमतें बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की मरकज़ी हुकूमत अवाम के जेबों पर डाका डाल रही है। रियासती वज़ीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने आज ये इल्ज़ाम लगाया। वो गांधी भवन में पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। औरंगाबाद के राब्ता वजीर ने रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने आज गांधी भवन में कांग्रेस के अहम मकामी कायदीन के साथ मीटिंग में पार्टी की कारकिर्दगी का जायजा लिया और पार्टी की तंजीमी व सियासी मजबूती के ज़िमन में हिदायत जारी की। मीटिंग में जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, एडवोकेट सैयद अकरम वगैरह मौजूद थे। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अमित देशमुख ने कहा कि ईंधन की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और आसमान को छूती महंगाई की जिम्मेदार मरकजी हुकूमत है। अवाम ने बीजेपी पर भरोसा करके धोखा खाया है। अब अवाम बीजेपी की असलियत जान चुकी है। कांग्रेस हमेशा अवाम की मकबूल पार्टी रही, अब अवाम में कांग्रेस का गिराफ बढ़ता जा रहा है। अगले इलेक्शन में अवाम बीजेपी को इसकी असल जगह दिखाएगी। देश आर्थिक संकटातून मार्गक्रमण करतोय। देशामध्ये अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे आणि भारत सरकारने इतर उपाययोजना करण्याऐवजी सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लावण्याचं काम त्यांनी सुरू केलेलं आहे। गेल्या काही दिवसामध्ये डझनावर भाववाढी या झालेल्या आहेत। एवढे पेट्रोल डिझेल गॅसचे दर आपण भारताच्या इतिहासामध्ये कधीही पाहिले नाही। शेजारच्या देशामध्ये सुद्धा पेट्रोल डिझेल गॅसचे दर भारतापेक्षा कमी आहे आणि हे सगळं भारत सरकारच्या अपयशामुळं, गलथान कारभारामुळं देशवासियांना हा भूदंड सोसावा लागतो। याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आमच्या नेत्या सोनिया गांधीजी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर हे आंदोलन आम्ही छेडलेलं आहे। सामान्य माणसाच्या ज्या व्यथा आहेत या समाजापुढे आणल्या पाहिजेत ही काँग्रेसची नेहमीपासून भूमिका राहिलेली आहे। जनतेच्या मनामध्ये काँग्रेस पक्षाचं जे स्थान आहे ते नेहमी हे उंचावरच राहिलेलं आहे। हा जो काही दिशाभूल करून हे जे काही सरकार सत्तेवर आलेलं आहे याला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये जनता धड़ा शिकवल्याशिवाय राहणार। मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ कांग्रेस मुल्क भर में सड़कों पर उतरी हुई है। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस सेवा दल के सैकड़ों कारकुनान ने महंगाई की मुखालिफत और मरकजी हुकूमत की मजम्मत में साइकिल रैली निकाली। रैली की क़ियादत सेवा दल के रियासती सदर विलास औताड़े ने की। शाहगंज गांधी पुतला से ये रैली शुरू हुई और भड़कल गेट पर इसका अख्तिताम हुआ। रैली में रियासती वजीर अमित देशमुख ने भी शिरकत करके साइकिल की सवारी की। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफे और महंगाई की वजह से अवाम को हो रही दुश्वारियों से हुकूमत को वाकिफ करवाने और मरकजी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की मुखालिफत के लिए पूरे मुल्क में सेवा दल ने आज साइकिल रैली का एहतमाम किया था। इस रैली में रियासती वजीर अनिल देशमुख, जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, सेवा दल के शहर सदर अल्ताफ पटेल, नीलेश पवार,
प्रियंका खरात, सीमा थोरात, सरोज मसलगी पाटिल, हमद चाउश, आकिफ रजवी, शेख अजहर, अब्दुल आमिर समेत सेवादल के सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। सायकल रॅलीचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे। त्याच प्रसंगी स्वयंक्षरा मोहिमेची सुद्धा या ठिकाणी सुरुवात करण्यात येणार आहे। पेट्रोल, डिझेल, गॅस, गोड तेल, विविध वस्तूचं हे रेट एकदम गगनाला पोहोचलेले आहे। त्या अनुषंगाने काँग्रेस पक्षातर्फे संपूर्ण भारतामध्ये या विरोधामध्ये, भाजप सरकारच्या विरोधामध्ये आणि हे सर्व ज्या वस्तूचे भाव वाढलेले आहे या कमी करण्यासाठी, मागे करण्यासाठी काँग्रेस पक्षातर्फे संपूर्ण भारतात हे रॅली आयोजन करण्यात आलेली आहे। स्वयंक्षर मोहीम आयोजित करण्यात आलेली आहे। त्या प्रसंगी औरंगाबाद जिल्हा शहर काँग्रेस सेवादल व जिल्हा काँग्रेस सेवादलाच्या वतीने ही रॅली आयोजित करण्यात आलेली आहे। मोदी सरकारने जे काही खोटी आश्वासनं दिली होती ती सुद्धा पूर्ण करण्यात आलेली नाही आणि खताचे भावसुद्धा शेतकऱ्यांचे वाढलेले आहे। अनेक समस्या या ठिकाणी निर्माण झालेल्या आहे। महिलांवर अत्याचार वाढलेले आहे, सुशिक्षित बेकार झालेले आहे, अनेक कारखाने बंद पडलेले आहे। अशा हा अकार्यक्षम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात ही सायकल रॅली आयोजित करण्यात आलेली आहे। खरं म्हणजे महागाईचा फार त्रास महिलांना झाला। गॅसचे भाव मोदी सरकारने आश्वासनं दिले पण पाळले नाही। ज्या वेळेला मनमोहन सिंग साहेबांचं सरकार होतं त्यावेळेला 450 रुपयाला गॅस होता, तो आम्हाला आता 850 रुपयाला घ्यावा लागतोय। तेलाचे भाव तिपटीने वाढलेत। 70 रुपये गोड तेल होतं, त्याचा भाव आता 200 रुपये। आमचं महिलांचं सगळं बजेट बिघडून टाकलं या मोदी सरकारने। आणि आता लोक इतकी कंटाळलेले, रस्त्यावर रोज सायकल रॅल्या काढतायत। पेट्रोल इतकं भाव वाढलाय, 100 पार केली, 108 कधीच नव्हतं। 5 रुपये लिटर मी सुरुवातीला माझ्या कार्यकाळात 5 रुपये लिटरने मी पेट्रोल घेतलेले आणि आज हे पहा किती पट आहे। म्हणजे 108 रुपये लिटर पेट्रोल। ह्या सगळ्या महागाईला त्रस्त होऊन महिला रस्त्यावर 50% महिला आहेत भैया। त्यामुळे या महिला सगळ्या विरोधात जाणारी। औरंगाबाद डिवीज़न एसएससी बोर्ड की सेक्रेटरी सुगता पुन्ने ने आज 10वीं के गैर मामूली नताइज का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि इम्तिहान में हिस्सा लेने वाले तमाम तलबा को पास कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोर्ड की डिविजनल सेक्रेटरी सुगता पुन्ने ने कहा कि इस साल औरंगाबाद डिवीजन में 1,76,302 तलबा ने एसएससी इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 1,76,290 तलबा ने इम्तिहान दिया। इसमें 1,62,223 तलबा कामयाब किए गए। नताइज के लिए 9वीं के नतीजे और 10वीं की साल भर की कारकर्दगी को बुनियाद बनाया गया। तमाम स्कूलों ने इसी बुनियाद पर नतीजा तैयार किया। सिर्फ 66 तलबा का नतीजा तकनीकी दुश्वारी की वजह से रोका गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई तालिबे इल्म नतीजे से मुतमईन नहीं तो वो दोबारा इम्तिहान देने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। या परीक्षेचं कोरोना या विश्वव्यापी साथरोगाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने निर्देशित केल्यानुसार कार्यपद्धतीचा अवलंब करून मूल्यमापन करण्यात आले आणि शाळांनी सादर केलेल्या विविध गुणांकांच्या आधारे निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे। आपल्या औरंगाबाद विभागातून सदर परीक्षेसाठी नोंदवलेले विद्यार्थी 1,76,302 होते। त्यापैकी प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी 1,76,290, त्यापैकी उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी 1,76,223 आणि अशा तऱ्हेने नियमित विद्यार्थ्यांची टक्केवारी 99.96% इतकी आहे। पुनर्परीक्षार्थींच्या बाबतीत नोंदवलेले विद्यार्थी 8,870 होते। त्यापैकी प्रविष्ट झालेले विद्यार्थी 8,849 होते। त्यापैकी उत्तीर्ण झालेले 7,172 विद्यार्थी आहेत आणि त्यांची टक्केवारी 81.04% आहे। सदर परीक्षेसाठी प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी मुलामुलींची तुलना करताना प्रतिवर्षीप्रमाणे नियमित विद्यार्थ्यांपैकी मुलींची टक्केवारी अधिक आहे, तर पुनर्परीक्षार्थींपैकी मुलींची टक्केवारी कमी आहे। जिल्हानिहाय उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्यापैकी सुद्धा सर्व
सर्व जिल्ह्यांची टक्केवारी 99च्या पुढेच आहे. अशा तऱ्हेने विद्यार्थ्यांनी घवघवीत यश मिळवून ही परीक्षा उत्तीर्ण केलेली आहे. सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन. मॅडम, किती विद्यार्थी नापास? टक्केवारी पाहता 99.96% इतके विद्यार्थी उत्तीर्ण झालेले आहेत. आता संख्या सच सांगता येणार नाही आपल्याला, कारण की रिपीटर विद्यार्थ्यांच्या पैकी काही विद्यार्थ्यांचे निकाल राखीव राहिलेले आहेत. या मूल्यमापनाच्या कार्यपद्धतीनुसार विद्यार्थ्यांच्या यापूर्वीच्या इयत्ता 9वीच्याही गुणांचं गुणांकन करायचं होतं. जे रिपीटर विद्यार्थी असतील, जे काही वेळा एकापेक्षा जास्त वेळा परीक्षेला बसलेले आहेत, त्या विद्यार्थ्यांचं 9वीचं मूल्यमापन मिळण्यामध्ये थोडा उशीर झालेला आहे. त्या मुलांचा निकाल साहजिकच राखीव राहिलेला आहे. तर बरेचसे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी हे अशा प्रकारच्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोडत असू शकतात. जे अनुत्तीर्ण विद्यार्थी आहेत त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी आहे का, किंवा त्यांचं मूल्यांकन कसं होणार आहे? त्या बाबतीत अजून आपल्याला काही सूचना आलेल्या नाही, पण नैसर्गिक न्यायानुसार ह्या विद्यार्थ्यांना पुनर्परीक्षेची संधी निश्चितच असावी. पण आपल्याकडे अद्यापपर्यंत आदेश असे काही नाही. एखाद्या विद्यार्थ्यांना दिलेले मार्क मान्य नसतील तर पुनर्मूल्यांकन करता येऊ शकतं का? त्याबाबतही अजून काही निर्देश नाही आहेत, पण कदाचित संधी असावी. शाळांनी, शिक्षकांनीच विद्यार्थ्यांचे गुण निश्चित करून सबमिट केलेले आहेत. त्यामुळे कदाचित शाळा स्तरावरही या गोष्टीला वाव असावा. आमच्याकडे अजून या बाबतीत काही निर्देश आलेले नाही. धन्यवाद. मॅडम, आपलं नाव? माझं नाव सुगता पुन्ने. मी विभागीय सचिव आहे आणि अध्यक्षपदाचा प्रभार सांभाळत आहे. पहले कोरोना वबा ने स्कूल से दूर कर दिया, इम्तिहान से भी नजात दिलाई. आज बिना इम्तिहान के पास होने के खुशी का दिन था, लेकिन तलबा इस खुशी से भी महरूम हो गए, क्योंकि नतीजे का ऐलान होते ही बोर्ड की वेबसाइट क्रैश हो गई, जिसकी वजह से लाखों तलबा और सरपरस्तों की खुशियां मांद पड़ गई. स्कूली तालीम की तारीख में शायद ये पहला मौका था जब 10वीं का हर तालिब इल्म बिना इम्तिहान दिए पास हो गया. साल भर स्कूल बंद रहे, ऑनलाइन तालीम भी जैसे तैसे पूरी हुई. अब इम्तिहान का वक्त आया तो वबा ने दूसरे मरहले में खैर मचा दिया और इम्तिहान मनसूख हो गए. तमाम जमातों के तलबा बिना इम्तिहान के पास कर दिए गए, लेकिन सब की निगाहें 10वीं के इम्तिहान पर लगी थी. हुकूमत ने 9वीं जमात के नतीजे और 10वीं जमात में साल भर की कारकर्दगी की बुनियाद पर यह नतीजा जाहिर किया. 2 मरतबा नतीजे की तारीख आगे बढ़ाई गई, जिससे तलबा में सस्पेंस भी बढ़ गया था. अब आज दोपहर 1 बजे नतीजे का ऑनलाइन ऐलान किया गया जाना था, जिसके लिए तलबा काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे. लाखों तलबा और सरपरस्त दोपहर 1 बजे से अपने कंप्यूटर, इंटरनेट कैफ़े या अपने मोबाइल पर बोर्ड की वेबसाइट चालू करने की कोशिश करते रहे, लेकिन घंटों मेहनत के बाद भी उन्हें मायूसी ही हाथ लगी. नतीजा देखने के शौक़ में हज़ारों तलबा और सरपरस्त अपने स्कूलों के भी चक्कर काटते रहे, लेकिन स्कूलों में भी उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला. दोपहर बाद वेबसाइट पर 5 बजे रिजल्ट जाहिर करने का ऐलान नजर आया, लेकिन रात देर गए तक वेबसाइट खुल ही नहीं सकी, जिसकी वजह से लाखों तलबा, उनके सरपरस्त और रिश्तेदारों का पूरा दिन बेचैनी और मायूसी की हालत में गुजरा. वो ये तो जानते हैं कि उन्हें पास कर दिया गया, लेकिन तलबा में अपने नंबरात देखने की जो ख्वाहिश थी वो आज अधूरी रह गई. आज 10th का रिजल्ट था और हमारे छोटे भाई का रिजल्ट था, तो हम लोग जो है तो दिन भर से आज जब से आपने टाइम दिया, जब से हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, लेकिन कोई लिंक उसमें ओपन हो रही नहीं, और ओपन नहीं हो रही, तो हम लोग को मालूम पड़ा कि चलो स्कूल पे जाके देखना. तो स्कूल वाले भी बोल रहे हैं हमारे को भी कुछ आइडिया नहीं, लेकिन इतना सब गड़बड़ करके क्या मतलब आया, अभी तक किसी का रिजल्ट हाथ में नहीं, कुछ नहीं. बच्चों ने पहले तो बच्चों में इम्तिहानात को लेकर बेचैनी पाई गई, उसके बाद रिज़ल्ट के तरीक़ेकार और तवारीख़ को लेकर बेचैनी पाई गई. जैसा तैसा आज जो रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो बच्चे थे वो काफ़ी बेचैन रहे. एक बड़ी तादाद में बच्चे और पेरेंट्स स्कूल आए और वो बेचैन रहे कि हम किस तरीके से रिज़ल्ट देखें.
ही साईट आत्तापर्यंत तर काही ओपन होऊ शकली नाही, एरर दाखवत आहे. त्यामुळे काहीच थोडी निराशा वाटते आहे, कारण शेवटी कितीही नाही म्हटलं तरी 10वीचा निकाल हा अनन्यसाधारणच आहे मुलांच्याही दृष्टीनं, शाळेच्याही दृष्टीनं. आणि या परिस्थितीला घेतलेल्या निर्णयांमुळं आजच्या उत्सुकतेसाठी म्हणून या ऑनलाईनची जी एरर दाखवत आहे त्याच्यावर थोडंसं कुठेतरी खंत मनात वाटते आहे. पालक येऊन विचारतायत, आमच्या घरी झालं नाही, तुमच्याकडे होतं आहे का? अहो सर, साईट एकच असते. अगदी 1 वाजल्यापासून बघत होतो साईटवरती, परंतु साईटवरती काहीतरी प्रॉब्लेम असल्यामुळे रिझल्ट काय डिस्प्ले होत नव्हता. खूप वेळ प्रयत्न केला. शेवटी असं वाटलं की शाळेमध्ये तरी रिझल्ट कळेल म्हणून आम्ही शाळेतही आलो, पण इथंही आलो तर साईट काही चालूच नाही आहे, काहीतरी प्रॉब्लेम झाला आहे असं कळालं. त्यामुळे आम्हाला थोडंसं निराशच झालो आहे आम्ही. बातमी ऐकल्यावर पालक म्हणून मला आणि विद्यार्थिनी म्हणून माझ्या मुलीला अतिशय आनंद झाला. त्याच उत्सुकतेने 1 वाजता आम्ही मोबाईलवर वेबसाईटवर सर्च केलं, परंतु बराच वेळ सर्च केलं पण काही रिझल्ट म्हणजे साईट ओपनच नाही झाली. बरं, घरी होत नसेल, काही अडचण असेल म्हणून आम्ही इंटरनेट कॅफेवरच गेलो. तिथेसुद्धा हीच जे आमच्या मोबाईलवर दिसत होतं तेच तिथे साईट ओपन होत नव्हती. शेवटी वाट बघून शाळेमध्ये आलो की शाळेमध्ये काहीतरी होईल, दिसेल बाबा निकाल. पण आज जवळजवळ आता तुम्ही बघताय 4 वाजता आहेत, पण अजूनसुद्धा निकाल काही हाती आलेला नाही आहे. कुर्बानी कुर्ब इलाही का ज़रिया है, इसलिए अहले ईमान इस मकसद को पूरा करने की नीयत से कुर्बानी करें. ये बात आज शाही मस्जिद के इमाम मुफ्ती नासिर कासमी ने ADN से बात करते हुए कही. उन्होंने अहले ईमान से कुर्बानी के लिए नाम व नमूद और दौलत व सरवत की नुमाइश से परहेज़ करने की अपील भी की. इस उम्मत के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने जो कुर्बानी दी है, ये कुर्बानी का मतलब असल में ये है कि इसके ज़रिए से हम अल्लाह का तक़र्रुब और अल्लाह का कुर्ब हासिल करें. इसलिए कहा कि कुर्बानी ये अरबी लफ्ज़ है और ये इस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाता है कि इंसान कुर्बानी के ज़रिए से जब अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता है तो गोया कि अल्लाह के सामने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी पेश करता है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम ने कुर्बानी के ताल्लुक़ से पूछा कि अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या होती है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये तुम्हारे जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है. अल्लाह के नबी से पूछा कि हमको इस पर क्या मिलेगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के हर जानवर के हर बाल के बदले तुम्हारे नाम अमाल के अंदर एक नेकी लिखी जाएगी, और ऊन, जिन जानवर को बालने ऊन होते हैं उसके बदले में एक नेकी मिलेगी. सहाबा किराम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कुर्बानी के जानवर का जब उसको ज़बह किया जाता है तो उसका खून का कतरा गिरते ही अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमाते हैं. इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात इरशाद फरमाए कि कुर्बानी जब की जाए तो बहुत ज़्यादा खुशदिली के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए की जाए. इसलिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में बात इरशाद फरमाई कि अल्लाह तबारक व ताला के पास हरगिज़ कुर्बानी का गोश्त, कुर्बानी का खून और कुर्बानी के जानवर का कोई हिस्सा नहीं पहुँचता है, लेकिन अल्लाह ताला के पास जो चीज़ पहुँचती है वो हमारे दिल का इरादा, दिल की नीयत, हमारा जो दिल के अंदर जो तक़वा होता है, अल्लाह का जो डर और खौफ होता है, ये अल्लाह तक पहुँचता है. इसलिए हमारे लिए जिम्मेदारी सबसे पहले ये बनती है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए कुर्बानी करें, दिखलावे के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं. आजकल लोगों का मिजाज ये बना हुआ है कि कोई अगर 20,000 का बकरा ख़रीदता है तो वो उसके मुकाबले में सोचता है कि मैं उससे ज़्यादा 50,000 का ख़रीदूँ. किसी ने 50 का ख़रीदा है तो उससे वो सोचता है कि मैं 1 लाख का ख़रीदूँ. ये एक दूसरे से सबकत रियाकारी के लिए होगी, दिखलावे के लिए होगी, अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं होगी. फरमाया कि लोगों को दिखाने के लिए किया जाएगा तो वह कुर्बानी अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है. नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. क्या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर. जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियाँ भरी जिंदगी जी रहे हैं. नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर. लव मैरिज जैसी समस्याओं के
विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई भी समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। एसटी की आमदनी बढ़ाने के लिए एसटी की माल बरदारी, एसटी के पेट्रोल पंप और टायर रिमोल्डिंग वगैरह अवाम के लिए खोले जाएंगे। ये बात आज रियासती वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट एडवोकेट अनिल परब ने कही। अनिल परब ने आज औरंगाबाद दौरे पे एसटी वर्कशॉप और बस स्टैंड का जायज़ा भी लिया। औरंगाबाद दौरे पर पहुंचे रियासती वजीर बराए ट्रांसपोर्ट अनिल परब ने कहा कि एसटी को बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश की जा रही है। इसी के तहत आज उन्होंने चिकलथाना के एसटी वर्कशॉप का जायजा लिया और यहां सहूलतों में इजाफे के ज़मन में बातचीत। अनिल परब ने वर्कशॉप में एसटी बस का ढांचा तैयार करने का काम और इंजन के काम का जायजा लिया। वर्कशॉप के मैनेजर किशोर सोमवंशी ने उन्हें यहाँ जारी काम की तफसीली मालूमात फराहम की। इसके बाद अनिल परब ने सिडको बस स्टैंड और सेंट्रल बस स्टैंड का भी मुआयना किया। सेंट्रल बस स्टैंड पर शिरडी जाने वाली बस में जाकर उन्होंने मुसाफिरों से बातचीत भी की। इस मौके पर इनके हमरा एसटी कारपोरेशन के वाइस चेयरमैन नीज, मैनेजिंग डायरेक्टर शेखर चिन्ने, औरंगाबाद के डिविजनल कंट्रोलर अरुण सिया समेत तमाम आला एसटी अफसरान मौजूद थे। मी आता सगळ्या वेगवेगळ्या स्थानकांची पाहणी करून जे कोरोना काळामध्ये जे प्रवाशांची संख्या घटली होती काय सुधारणा केली, पुन्हा प्रवाशांना आपण एसटीने जाण्यास आपण त्यांना सोयी सवलती उपलब्ध करून देऊ शकतो आणि प्रवासी संख्या कशी वाढवू शकतो
याबद्दलचे प्रयत्न करण्यासाठी मी कोरोना इथे आलो. काळात बऱ्याचशा कर्मचाऱ्यांना आपण भत्ता देणार होते जे काम करतात त्यांच्यासाठी काय दिला त्यांना भत्ता ज्यांना आम्ही कबूल केलेला औरंगाबादला नाही आहे. मिळाला बऱ्याच. ज्यांना मिळाला नसेल तर त्यांना मिळेल अशी व्यवस्था करतो. मुल्क के लिए शहीद हुए जवानों को हर शख्स अपने तरीके से खिराज अक़ीदत पेश करता है, लेकिन औरंगाबाद के नौजवान अमीश जाधव ने शहीदों के तय अपनी गहरी अक़ीदत के इजहार के लिए एक अनोखी मिसाल कायम की। उन्होंने हर शहीद के घर से मिट्टी हासिल करके शहीदों की यादगार बनाने का काम शुरू किया है। उमेश यादव का कहना है कि उनका ये काम गैर सियासी है। लोगों की मदद से उन्होंने काम शुरू किया। हिंदुस्तानी मुस्लिम अफवाज CRPF और CAPFS के शहीद जवानों की बेशकीमत कुर्बानियों के नाम उन्होंने ये काम किया है। उमेश ने अपनी कार को एक इजाफी ट्रेलर के साथ जोड़ रखा है जिसमें वो हर शहीद के घर के सामने की मिट्टी जमा करते हैं। अब तक उन्होंने मुल्क भर में 88,000 किलोमीटर का सफर तय किया और 122 शहीदों के रिश्तेदारों से मुलाकात। इनमें पुलवामा हमले के शहीद, कोबरा कमांडो, पहली जंग अजीम, दूसरी जंग अजीम, 1965 और 1971 की जंग, कारगिल जंग और दीगर जंगों के शहीद शामिल हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार उमेश यादव ने अपने सफर का आगाज 9 अप्रैल 2019 को बेंगलोर में CRPF के शहीद जवान के घर के सामने से किया था। उनका ये सफर 26 जुलाई 2021 को कारगिल के शहीद अफसर के रिश्तेदारों से मुलाकात के साथ खत्म होगा। ये पहला मौका है कि मुल्क के शहीदों की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए किसी जवान ने इस तरह का सफर किया हो। इस सफर में वो मुल्क की 28 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम 9 इलाकों से फौज और नीम फौजी दस्तों के शहीदों के घरों के सामने से मिट्टी जमा कर रहे हैं, जिससे वो जम्मू कश्मीर में शहीदों की यादगार की सूरत में हिंदुस्तान का नक्शा बनाएंगे। अपने सफर के दौरान वो औरंगाबाद पहुंचे। ADN से मुलाकात में उन्होंने दिल खोलकर अपने सफर की रुदात सुनाई। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में शहीदों की यादगार के लिए उन्होंने औरंगाबाद, धुलिया, इंदौर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, लेह और कारगिल शहीदों के घरों के सामने से मिट्टी जमा की है। वो ये काम इन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानी से हम आज बिला किसी खौफ व कतर के पुरसकून जिंदगी गुजारते हैं। माझा हा प्रवास 2.25 वर्षाचा 88,000 किलोमीटर्स मी आतापर्यंत प्रवास केलेला आहे। माझे फक्त अंदमान, लक्षद्वीप आणि लेह लडाख हे 3 युनियन टेरिटरीज राहिलेले। उद्या मी औरंगाबादहून माझ्या मातृभूमीमधून मी कारगिल या ठिकाणी जाणार आहे। मी कारगिलचे परमवीर चक्र कॅप्टन शहीद मनोज पांडे, तसेच महावीर चक्र कॅप्टन केंग्रोसे, नागालँड, कोहिमा आणि अजून 6 जे कारगिल शहीद आहेत त्यांच्या घरी गेलो। त्यांच्या घरून मी माती घेतलेली आहे। त्या कारगिल शहीदांसाठी हा एक प्रयास आहे। मी 26 जुलै हा जो कारगिल शहीद दिवस आहे त्या दिवशी मी कारगिलला पोहोचेल आणि तिथून मी माती घेणार आहे आणि ती माती एक शहीद स्मारक ते जम्मू काश्मीरमध्ये बनणार आहे, त्यामध्ये ते यूज होणार आहे। आणि मला एक गर्व आहे की एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक आपल्या देशासाठी काय करू शकतो हे त्याचं एक उदाहरण आहे। आणि मी आपल्या तरुण पिढीला हे सांगू इच्छितो की मी रेस्ट इन पीस, फेसबुक, व्हॉट्सअप आणि वी स्टँड विथ द इंडियन आर्म फोर्सेस हे डिजिटल माध्यमवर न बोलता मला असं वाटलं की त्या शहीद परिवारासाठी मी त्यांच्या घरी जाईल, त्यांना एक सन्मान म्हणून त्यांना एक सल्यूट करेल आणि त्यांना हे सांगेल की तुमच्या मुलाचं किंवा तुमच्या भावाचं किंवा तुमच्या परिवाराचं जो शहीद झालेला आहे तो आमच्यासाठी शहीद झालेला आहे आणि त्यांची जी गौरव जी गाथा आहे ती नेहमी अमर राहील। जो सन्मान आहे तो आम्ही नेहमी करायला पाहिजे आणि मी नवीन पिढीला हे सांगतो, आता बोलणं खूप झालं, करणं गरजेचं आहे। तुम्हाला कोणी पोलीस डिपार्टमेंट, आर्मी किंवा कोणती युनिफॉर्ममध्ये जरी दिसेल तर त्यांना एक सल्यूट करा, त्यांना जय हिंद म्हणा, त्यांना ॲटलिस्ट तुम्ही धन्यवाद करू शकता कारण की त्यांच्यामुळं आम्ही सुरक्षित आहोत। तर ही एक छोटीशी जर आम्ही वाटचाल करू तर आम्हाला हा नवीन भारत खूप लवकर दिसेल आणि हेच म्हणू इच्छितो की आपल्यापासूनच देश बनतो आणि ते एक आहे की मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम, आम्ही सर्व भारतीय प्रथम आहोत आणि नेशन फर्स्ट हेच आम्हाला गृहीत धरायला पाहिजे। आणि थोडा डिजिटल माध्यमपासून 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी हे फक्त फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटरवर बोलण्यापेक्षा तुम्ही काहीतरी करा आणि देश आपल्यापासून बनतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुज़िश्ता रात मोमिनपुरे में सैकड़ों साल कदीम बरगद के दरख्त की घनी और वज़नी शाखें टूटकर नीचे गिर पड़ी। खुशकिस्मती से इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये खोखला दरख्त बदस्तूर एक ज़बरदस्त ख़तरा बना हुआ है।
मोमिनपुरा में दरगाह हजरत सैयद वहाबुद्दीन से मुत्तसिल सैकड़ों साला कदीम बरगद का घना दरख्त है। ये दरख्त अब खोखला हो चुका है। अक्सर इसकी घनी और वजनदार शाखें टूटकर दरगाह के अहाते, रास्ते और आसपास के मकानों की छतों पर गिरती रहती। गुज़िश्ता रात 3 बजे के आसपास इस दरख्त की घनी और वजनदार शाखें टूटकर नीचे गिरी। इसकी जद में आकर एक रिक्शा और एक कार का मामूली नुकसान हुआ। इस वाक़े से आसपास के रहने वालों में खौफ का माहौल है। एटीएन से बात करते हुए मोहल्ले के साकिनीन ने कहा कि कारपोरेशन से कई बार इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन कारपोरेशन का अमला 2-4 शाखें काट कर चला जाता है। खोखले दरख्त का खतरा हनूज बरकरार है। इस दरख्त की वजह से यहाँ किसी भी वक्त बड़े जानी नुकसान का खतरा हो सकता है। कारपोरेशन को इत्तला कई 4-5 मरतबा कर चुके हैं इस बारे में। झाड़ के ताल्लुक से वो टूटे हुए छोटे छोटे फांटियाँ काट लेते, जो सूखे हुए वो बोलते हरा झाड़ हम काटेंगे नहीं। कम से कम 3 मरतबा गिर चुके हैं उसके फांटे। मेरे मकान के ऊपर एक फांटा अभी भी गिरा हुआ, जैसा को ऐसा पड़ा हुआ है ऊपर। कंप्लेन कर चुके हैं इसके पहले, कारपोरेशन के लोग सुनते नहीं। और इसके अंदर बहुत जानी नुकसान हो सकता कोई बहुत बड़ा, क्योंकि आतरा पूरे बच्चे रहते, मासूम छोटे छोटे बच्चे रहते यहाँ बैठते उठते लोग चबूतरे पे बहुत सारे, और हादसा कभी भी हो सकता। ये दरगाह और ये झाड़ हमारा 500 साल पुराना झाड़ है, इससे किसी से नुकसान नहीं हुआ। हमने कंप्लेन कर रहे थे, फांटे गिर रहे थे झाड़ के, वो आते 2-4 फांटे तोड़ते चले जाते कारपोरेशन के लोग। अब ये पूरा सूखे आधा सूख गया। हमारी मेहरबानी है कमिश्नर साहब, कारपोरेशन के कमिश्नर साहब से मेहरबानी करके उसके फांटे झाड़ो। हमारे कारपोरेशन से ये दरख्वास्त है, ये गाड़ी का नुकसान हो गया। रात को 3:30 बजे फांटे गिर रहे उसके, परसों भी गिरा एक फांटा। फिर कारपोरेशन के लोग आए, 2 फांटे काट के चले गए। बाद में सुनते नहीं, उनको बोलते हम ऊपर से भी काटो, तो थोड़ा काटते निकल जाते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और आरपीआई अठवले युवक अघाड़ी की जानिब से यूनिवर्सिटी और मिलिंद कॉलेज में अतिया खून कैंप का अहतमाम किया गया, जिसमें सैकड़ों तलबा ने अपने खून का अतिया दिया। लोकमत के खून का रिश्ता प्रोग्राम के तहत गैर तदरीसी मुलाजिमीन की तंजीम ने यूनिवर्सिटी में अतिया खून कैंप का इनेकाद किया, जिसमें लोकमत के एडिटर इन चीफ राजेंद्र दर्डा, एमएलसी सतीश चौहान, वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले, एडिशनल वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम सिरसाट, किशोर सितोड़े, डॉक्टर कैलाश पात्रिकर वगैरह मौजूद थे। इसी तरह आरपीआई अठोले की युवक अघाड़ी ने भी आज मिलिंद आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में अतिया खून कैंप का इनेकाद किया, जिसमें बाबूराव कदम, नागराज गायकवाड़ वगैरह मौजूद। दोनों कैंपों में बड़ी तादाद में नौजवानों ने अपने खून का अतिया दिया। रक्ताचं नातं या मोहिमेअंतर्गत आज डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं। त्याबद्दल सुरुवातीलाच माननीय कुलगुरू, सर्व व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, या ठिकाणचा संपूर्ण कर्मचारी वर्ग आणि विद्यार्थ्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो की महाराष्ट्रामध्ये रक्ताचा तुटवडा आहे। दररोज जवळपास 5000 बॅग्स 5000 युनिटची आपल्याला आवश्यकता असते आणि त्या दिवशी ज्या दिवशी 2 जुलैला आपण सुरू केलं 19000 युनिट संपूर्ण महाराष्ट्रात होते, म्हणजे 4 दिवसाचा सुद्धा साठा आपल्याकडे नव्हता। पण महाराष्ट्राची जनता अशी आहे की ज्या वेळेला कोणतेही काम आपल्या अंगावर घेतात, सर्व पक्ष सर्व विचार बाजूला ठेवून सगळे एकत्र येतात आणि ते आपण या लोकमत नातं रक्ताचं या मोहिमेअंतर्गत पाहिलंय। आज जवळपास म्हणजे आजचा आकडा मला माहित नाही, पण रविवारी रात्रीपर्यंत मला वाटतं 41000 युनिट्स ब्लड आपलं 21000चा टार्गेट होता, 41000 युनिट झाले आहे। गुज़िश्ता सेमेस्टर में कामयाब इंजीनियरिंग और डिग्री के तलबा के अगले सेमेस्टर के इम्तिहान से मुताल्लिक़ वाज़ेह फ़ैसला किया जाए, ये मुतालिबा MIM के स्टूडेंट विंग ने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट से किया है। विंग के मराठवाड़ा सदर मजहर पठान ने एडियन से बात करते हुए तलबा को दरपेश दुश्वारी की तफसील बताई। जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या फिर दूसरे भी जो बैचलर डिग्रीज के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक GR यूनिवर्सिटी ने दिया था कि जो स्टूडेंट फेल हुए हैं पिछले सत्र में, वो इस साल की परीक्षाएं दे सकते हैं, इस सत्र की परीक्षा दे सकते हैं। पर उस GR में इस सत्र में जो पिछले सत्र में जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे, उनका कोई जिक्र नहीं किया गया। इसीलिए कॉलेज के जो प्रिंसिपल्स है या फिर कॉलेज के जो परीक्षा नियंत्रक है,
वो जो पास हुए उन विद्यार्थियों को अगले सत्र की परीक्षा देने नहीं दे रहे। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर ये 7 दिन में ये नहीं करते तो हम बहुत बड़ा आंदोलन जो है तो विद्यापीठ में ज़रूर करेंगे MIM की तरफ से। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। अवाम को लूट रही है बीजेपी की मरकजी हुकूमत, रियासती वजीर बराए तिब्बी तालीम अमित देशमुख ने लगाया इल्जाम। ईंधन की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस सेवा दल ने निकाली साइकिल रैली। स्कूली तालीम की तारीख में पहली बार बिना इम्तिहान के कामयाब हुए तलबा, लेकिन नतीजा देखने से रहे महरूम। बोर्ड की वेबसाइट हुई क्रैश, नतीजे के लिए दिन भर भटकते रहे तलबा व सरपरस्त। और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए करें कुर्बानी, मुफ्ती नासिर कासमी ने की अहले ईमान से अपील। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।